हेलो एवरीवन। मैं अर्चना पांडे इरावट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए यूपीपीएससी मेंस करंट अफेयर श्रृंखला में कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो अग्निवीर योजना क्या है? अग्निवीर योजना क्या है और इसके हानिकारक परिणामों को रेखांकित करते हुए इसके राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थ को स्पष्ट कीजिए। तो अग्निवीर योजना बहुत चर्चा का विषय है, इसलिए इसके बारे में हम कुछ इन पहलुओं पर कि सामाजिक राजनीतिक निहितार्थ क्या है और यह इस योजना के क्या हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। तो रोजगार किसी भी व्यक्ति के जीवन यापन का वह विषय है जिसे वह अपने जीवन के आधार को बनाकर आगे बढ़ता है। मीन्स रोजगार किसी के जीवन का महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐसे में यदि इस विषय पर कोई प्रश्न चिन्ह लगता है तो उसकी पूरी जिंदगी संघर्ष से गुजर जाती है। और अग्निवीर योजना के संबंध में भारतीय सशक्त बलों से संबंधित है और इसका उद्देश्य एक अनुशासित, गतिशील, प्रेरित और कुशल श्रम शक्ति को तैयार करना है जो समाज के अन्य क्षेत्रों में रोजगार करियर के विकल्पों की तलाश कर सके। तो अग्निपथ योजना क्या है, इसमें देखें। तो अग्निपथ योजना आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक परिवर्तनकारी योजना है जिसके तहत सिपाहियों, एयरमैन और सेलर्स का नामांकन हो सकता है। देश भर में मेरिट आधारित इसमें भर्ती की जाएगी। ट्रेनिंग समेत 4 साल का कार्यकाल इसमें शामिल किया गया है। आकर्षक आकर्षक मासिक वेतन और सेवा निधि पैकेज का लाभ दिया जाएगा। सशस्त्र बलों के नियमित कैडर से सेवा देने का अभूतपूर्व अवसर मिलेगा। 4 साल के बाद 25% अग्निवीरों का चयन नियमित संवर्ग के रूप में केंद्रीय, पारदर्शी और कठोर प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। ये कुछ प्रावधान है जो अग्निवीर योजना से संबंधित है। तो अग्निवीर योजना के आगे हम देखते हैं कि इसके क्या हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। तो हानिकारक परिणामों पर नजर। सैनिकों पर 4 वर्ष के बाद रोजगार प्राप्त करने का दबाव होगा। मनोवैज्ञानिक भावना को चोट पहुंचेगी। देश प्रेम बनाम पेशेवर का संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। किसी प्रकार के पेंशन के भाव का अभाव है। इसमें केवल 25% सैनिकों को ही स्थायी करने का प्रावधान है। योग्य और अनुभवी सैनिकों की सेना में कमी है और देश में आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है, ऐसी भी संभावना है। और इस संगठन जो विश्वास सौहार्द पर निर्भर करता है, विशेष रूप से अनुबंध के अपने अंतिम वर्ष में विजेताओं और हारने वालों के बीच प्रतिद्वंद्विता और ईर्ष्या से जूझ सकता है। मतलब जो 25% सैनिक परमानेंट हो जाएंगे और जो 75% हटा दिए जाएंगे, उनके मध्य एक प्रतिद्वंद्विता का भाव आ सकता है। वन पेंशन वन रैंक के मुद्दे के तहत यह लंबे कार्यकाल और पेंशन के लिए विपक्षी दलों द्वारा उठाए जाने वाले राजनीतिक रूप से आकर्षक मांग बन सकती है। मतलब राजनीतिक रूप से समस्या खड़ी हो सकती है। नीति को न तो सैद्धांतिक रूप से तैयार किया गया है और न ही एक पायलट परियोजना के रूप में लागू किया गया है, जो इसके क्रियान्वयन के बाद के परिणामों में अनिश्चितता लाता है। प्रशिक्षण का बुनियादी ढांचा, प्रशासनिक कामकाज आदि वर्तमान में बड़ी संख्या में युवा सैनिकों को बनाए रखने, रिहा करने और भर्ती करने के लिए अपर्याप्त हो सकता है। इसके अब अगर देखें कि सामाजिक और राजनीतिक निहितार्थ क्या हो सकते हैं, तो सकारात्मक परिणामों की अपेक्षा की जा सकती है कि हाँ, कुछ सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। समाज में कुशल राजनीतिक नेतृत्व उभर सकता है। समाज में सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना में परिवर्तन हो सकता है। राजनीतिक परिवर्तन की अपेक्षाएं प्रबल होगी। बेरोजगारी दर बढ़ सकती है। नए विरोध और सामान्य संघर्षों की प्रवृत्तियां बदल सकती हैं। राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थ अग्निपथ योजना में बहुत ही सकारात्मक हो सकता है, जिसमें एक तरफ युवाओं का राजनीतिक विकास होगा, वह समाज के प्रति एक प्रेरणा के रूप में काम कर सकेगा। यदि हम बात करें कि इसके वास्तविक अर्थों की, तो हम इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे समाज में ऐसे दो युवा वर्ग जो अग्निवीर योजना से रिटायर होकर अपने घर वापस आते हैं, उनमें से पहला देश के विकास में एक कृषि को महत्व देता है तो दूसरा औद्योगिक को महत्व देता है। ऐसे में दोनों के पास यदि ऐसी जमीन है जहां से एक हाईवे सरकार के द्वारा बनवाया जाता है, तो विवाद की स्थिति में वह
इस समय हथियार पर या विद्रोह न करके सामाजिक और राजनीतिक मंच तैयार करेंगे और अपने तर्कों के माध्यम से इसे उलझाने का प्रयास करेंगे। यह योजना भविष्य में इस योजना के सामाजिक और राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। जहां तक आंतरिक सुरक्षा में खतरे कम होंगे, वहीं दूसरी ओर एक नए भारत का निर्माण होगा जहां भारत के संविधान द्वारा निर्मित नियम विनियम शांति स्वरूप हमारे नागरिक समाज में एक बेहतर समाज की स्थापना करेंगे। तो ये कुछ एक इसके साथ ही कुछ एक था जो अग्निवीर योजना के संदर्भ में सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को दर्शाता है। फिर देश भर में आंतरिक सुरक्षा और देश में नागरिकों के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, व्यक्ति की गरिमा तथा उसकी अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता का सम्मान किए जाने के साथ आर्थिक समृद्धि को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और शांति के साथ समझौता न हो। ये कंक्लूजन हम अग्निवीर योजना के लिए दे सकते हैं। अब एक और भी मुद्दा है जो बहुत ही ज्वलंत है, बुलडोजर न्याय। बुलडोजर न्याय से आप क्या समझते हैं और इसके मौलिक अधिकारों बुलडोजर न्याय से आप क्या समझते हैं, इसके मौलिक अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कीजिए। आकलन करते हुए जवाबदेहिता सुनिश्चित कीजिए। तो देखते हैं, राजनीतिक चिंतकों के मध्य इस बात पर बहस चलती रहती है कि व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता दी जाए और राज्य को कितने अधिकार दिए जाए ताकि राजनीतिक पहलू सुचारू रूप से चलती रहें। दोनों ही स्थितियों में असंतुलन राज्य की शांति और व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, असम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा में उपद्रवी लोगों को सबक सिखाने के लिए चर्चा में रहा है। बुलडोजर न्याय राज्य को लोकतांत्रिक भावना के भीतर राजतंत्र की निरंकुशता तथा प्रतिक्रांति के संकेत देता है। राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए भारतीय दंड संहिता में प्रावधान किए गए हैं। निम्न स्थितियों में किसी व्यक्ति की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा सकता है यदि निर्माण सरकारी भूमि पर किया गया हो। जैसे यदि सरकारी भूमि सड़क किनारे अधिग्रहण किया गया हो, यदि आरोपी अभियुक्त करार है और इन स्थितियों में भी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही किसी व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो बुलडोजर चलाने का जो प्रावधान है वो भारतीय दंड संहिता में इन स्थितियों पर ही दिया गया है। अब बुलडोजर न्याय बनाम मौलिक अधिकार का जो मुद्दा बना हुआ है उस पर देखते हैं। तो बुलडोजर न्याय और बनाम मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(e) किसी भी भारतीय को भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी बसने, आवास बनाने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार के तहत आश्रय का अधिकार एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है और अनुच्छेद 14 किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही दंडित किया जा सकता है का प्रावधान करता है। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में न्यायपालिका ने निर्णय दिया कि आश्रय का अधिकार जीवन जीने के अधिकार के साथ सम्मिलित है, इसलिए आश्रय के अधिकार में गारंटीकृत किया जाना चाहिए। अब जो बुलडोजर न्याय है, अगर संविधान के इन प्रावधानों को देखें तो उसके बाद कैसे जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है। तो न्यायपालिका की जवाबदेहिता कार्यपालिका की जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है। विधायिका की जवाबदेहिता को, संवैधानिक और विधिक संस्थाओं की जवाबदेहिता को संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उन्हें सबक सिखाने के लिए पर्याप्त सजा दी जानी चाहिए। कानून के शासन को बरकरार रखा जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित हो। न्यायपालिका को अपने न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी जवाबदेहिता सुनिश्चित करनी चाहिए। कार्यपालिका को अपने कार्यों और निर्णयों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाना चाहिए और विधायिका में जनप्रतिनिधियों को जनता की भावनाओं तथा अपेक्षाओं का सामना करते हुए सदन से प्रश्न पूछना चाहिए। संवैधानिक तथा विधि संस्थाओं जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग जैसे GSTF जैसे निकायों के कार्यों शक्तियों को पुनः परिभाषित
किए जाने की आवश्यकता है। राज्य का संचालन सुचारू रूप से हो सके, कानून व्यवस्था स्थापित हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि अवरोध और संतुलन के सिद्धांतों को प्राथमिकता दी जाए। ये कुछ बुलडोजर न्याय पे है जिसके पहलुओं पर चर्चा करना आवश्यक है। और संस्था से जुड़ने के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। संस्था के द्वारा यूपीपीएससी के लिए सामान्य हिंदी का फुल कोर्स चलाया जा रहा है, जिसके तहत आपको हिंदी के समस्त पहलुओं की तैयारी कराई जाएगी। उसके बाद आपके एक बार एडमिशन लेने के बाद आरओ, एआरओ और बीयू के एग्ज़ाम में जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन जुड़ेंगे उसकी भी तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद।